लोग ठीक होंगे। आज बच्चों हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के हम लोग दो पार्ट्स देख चुके हैं। अब दो पार्ट्स में तीसरा पार्ट है भाग 3, और भाग 3 में आज हम देखेंगे कि इसमें कुछ थोड़ा सा जो मध्य पाषाण युग के थोड़ा सा स्थल रह गए थे, वो मैं आपको आज को बताऊंगा चार्ट के माध्यम से। तो हम देखेंगे मध्य पाषाण युग के स्थल। इनको हमें चार जगहों पे जो है इनको हमने बताया, यानी 4 जगहों पे ये इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो 4 जगह हम लिखेंगे, उसके बाद हम बारी बारी से सारी चीज़ों को जानेंगे। तो पहला जो है था वो मध्य प्रदेश है। दूसरा जो है आपका वो राजस्थान है। तीसरा जो आपका है वो उत्तर प्रदेश है, और चौथा जो आपका है वो बिहार है। तो ये हमारे 4 यानी मध्य पाषाण युग के स्थल, जहाँ पे मध्य पाषाण युग के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और बिहार है। उसके बाद जो है इसमें अगला अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह थी। पहले तो हम मध्य प्रदेश देखेंगे। मध्य प्रदेश में 3 जगह थी जहाँ पे इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पहला था आदमगढ़ में होशंगाबाद, यानी आदमगढ़ कहाँ पाया जाता है? होशंगाबाद, यानी यहाँ पे प्राप्त हुए। फिर उसके बाद जो इसका दूसरा है वो है भीमबेटका, ये है भोपाल के समीप। ये कहाँ पे है? ये भोपाल के समीप है, यानी भोपाल के करीब है। तीसरा जो है वो है बोधौर है, वो सिद्धि के समीप है। वो कहाँ पे है? वो सिद्धि के समीप है। उसके बाद हम राजस्थान देखेंगे। हमने पहले मध्य प्रदेश देखा, फिर हम अब राजस्थान देखेंगे। राजस्थान में बागौर, यानी राजस्थान में जिला है बागौर है, और यहाँ पे जो है भीलवाड़ा के समीप है, यानी भीलवाड़ा का जो मंदिर है उसके समीप यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो आपका आता है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 2 जगह हैं जहाँ पे जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक है महागढ़, उत्तर प्रदेश में जो एक है महागढ़, और दूसरा है सराय नहर राय। तो ये जो महागढ़ है ये मेजा के समीप है, और सराय नहर ये जो प्रतापगढ़ के समीप, यानी प्रतापगढ़ के करीब है, प्रतापगढ़ के समीप ये चीज। उसके बाद अगला नंबर आता है बिहार में सिर्फ एक जगह है जहाँ पे अवशेष, यानी मध्य पाषाण युग के स्थल के जो चीज़ें पाई गई हैं वो एक ही जगह है, और वो है पायसरा है ये मुंगेर के समीप, यानी मुंगेर जो है उसके करीब है। तो हमने ये चीज़ देखी। अब हम चलेंगे और आगे ये मध्य पाषाण युग के जो स्थल हैं मैंने चार्ट के माध्यम से समझाया, फिर मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से यानी मैप के माध्यम से समझाया। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल, यानी यहाँ पे हमारा ये मध्य पाषाण युग का जो स्थल है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल में, यानी ये हम इसका पहला पॉइंट जो हम देखेंगे वो है यूनानी भाषा का नियो शब्द जो है वो क्या है? नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, मतलब इसका हम इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। इसलिए इस काल को हम नवपाषाण काल कहा जाता है, यानी इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको नवपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारत में नवपाषाण काल से संबंधित जो इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारत में नवपाषाण काल से
संबंध पुरातात्विक जो खोज है, पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर यानी किसको जाता है, डॉक्टर प्राइमरेज, डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। जो इसकी उन्होंने खोज की थी वो किस डॉक्टर को जाता है, वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जो कर्नाटक में जो 1842 में यानी 1800 यानी ये डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जो यानी इसको हम यानी जो नियो शब्द से प्राचीन अर्थ का नाम, इसको हम नवपाषाण काल यानी यूनानी भाषा का यानी पॉइंट टू पॉइंट आप सारी चीज़ों को बच्चों आप लोग नोट करते जाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो डॉक्टर प्राइमरोज को कहा जाता है जो 1842 में कर्नाटक के लिंग सुगुर जो नामक स्थान पर नामक स्थल में उपकरण खोजे थे। यानी कहाँ पे जो उपकरण खोजे थे वो कहाँ खोजे थे, उपकरण खोजे थे वो कहाँ पे, वो आपके जो है लिंग सुगुर जगह पे उन्होंने खोजे थे। अब इसके बाद हम जो है यानी नेथोलिक यानी हम इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे नियोलैथिक शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था, नियोलैथिक शब्द का प्रयोग किसने किया था ये भी आप अच्छे से जानते जाइए। नियोलैथिक शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में जो प्रकाशित यानी 1865 में जो प्रकाशित पुस्तक यानी किसमें, प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। किसमें किया था, प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इस युग को बताने के लिए था जिस युग में पत्थर के उपकरण और आधुनिक कुशलता से अधिक रूपों में बनाए गए हैं और उन पर पॉलिश भी की गई है। तो ये सारी चीज़ें किसने बताया था, वो सर जॉन लुबाक ने बताया था। 1865 में जो प्रकाशित पुस्तक थी प्रीहिस्टोरिका टाइम्स थी, उसमें जो है इन्होंने बताया था। अब हम इसके बाद हम और थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं इसके नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती जो पाकिस्तान में स्थित, यानी कहाँ पे, पाकिस्तान में जो है स्थित जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में स्थित यानी स्थित जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान प्रांत में यानी बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। यानी कहाँ पे है, मेहरगढ़ में है। इसका अगला हम पॉइंट देखेंगे, मेहरगढ़ में जो है कृषि के यानी कहाँ पे, ये बलूचिस्तान हो गया, ये मेहरगढ़ में यानी स्थित बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में जो है और मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी बहुत पुराने साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं। तो ये आप लोग अच्छे से इस सारे के पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग नोट करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम में पढ़ के एग्ज़ाम करने में काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट, इस युग के लोग पत्थर यानी ये जो युग था नवपाषाण युग, इस युग के लोग
इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार, और वह हथियारों का प्रयोग करते थे। हथियारों का प्रयोग करते थे। हथियारों का क्या करते थे? हथियारों का प्रयोग करते थे। कैसे करते थे? वो पॉलिशदार हुआ करते थे। तो अब यहाँ पे अब इसके आगे और हम बढ़ते हैं और हम आगे देखेंगे इसमें अगला पॉइंट हम देखेंगे बुर्ज होम, यानी कि बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है, अब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझते जाइए। बुर्ज होम जिसका अर्थ क्या है? वो बुर्ज वृक्ष का स्थान। क्या है? बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम से प्राप्त, यानी इसका अगला हम पॉइंट देखेंगे स्थान है, यानी क्या है? बुर्ज होम जिसका अर्थ बुर्ज वृक्ष का स्थान है। बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों का जो मालिक के साथ दफनाया जाता था, यानी बुर्ज होम में, यानी बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों का अपने मालिक के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत के किसी भी भाग में यानी अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यह प्रथा, यानी हम अगला पॉइंट हम देखेंगे, यानी वह प्रथा भारत के किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन से प्राप्त नहीं हुई है। युगीन स्थान से नहीं प्राप्त है। तो अब हमने देखा नवपाषाण युग की सारी कुछ चीज़ें देखी, और भी अभी हम सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। महत्वपूर्ण जो परीक्षा से रिलेटेड जो है कहते हैं कि जो परीक्षा के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ परीक्षा हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, आप अच्छे से समझते जाइए। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, यानी इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो हम तथ्य बताएंगे, अगले पॉइंट हम बताएंगे। वो महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर, यानी महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे, यानी हम अगला देखेंगे। यानी हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पाई लोगों के जिस तरह से कब्रिस्तान, यानी हड़प्पाई लोगों की तरह जो है अलग अलग जो है कब्रिस्तान नहीं होते थे। यानी हड़प्पाई लोगों की तरह जो है अलग अलग कब्रिस्तान, जिस तरह से हड़प्पा के लोगों के कब्रिस्तान हुआ करते थे, उसी तरह से अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। फिर हम अगला देखेंगे आहार, यानी इनका नाम है प्राचीन नाम जो इसका हम देखेंगे। यानी हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। महाराष्ट्र में मृतक लोगों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर, यानी अंदर जो है उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। तो और आहार जो है प्राचीनतम नाम, यानी इसको हम प्राचीनतम नाम जो है इसका क्या है, वो ताम्रवती
ताम्रवती जो है इसको हम प्रस्तक यानी प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष हैं। यानी प्रस्तर फलक, हमने प्रस्तर फलक के बारे में बता दिया था, प्रस्तर फलक के क्या हैं, अवशेष हैं। फिर इसके बाद हम अगला पॉइंट इसमें देखेंगे दैमाबाद में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति का स्थल है। यानी दैमाबाद में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति का जो है क्या है, वो स्थल है, या उसको हम कह सकते हैं जगह है। हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। इस काल के लोग जो थे, इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। यानी किसकी, इस काल के लोग जो कहते थे कैसी कि धान, गेहूं और दाल की खेती करते थे। और लगभग थे सभी अनाज महाराष्ट्र में। यानी अगला हम पॉइंट देखेंगे, ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदाहोली में भी पाए गए हैं। यानी कहाँ पाए गए हैं, नवदाहोली में भी पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, अनाज यानी महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदाहोली में पाए गए हैं। इसके बाद हम अगला हम पॉइंट देखेंगे, ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। और यानी ताम्रपाषाण में यानी मातृ देवी की पूजा करते, वृषभी धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक थे। वृषभी धार्मिक संप्रदाय के प्रतीक था। इसके बाद हम देखेंगे ताम्र पाषाण के लोग, युग के लोग यानी ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, ना ही वो नगरों में ही रहते थे। यानी ताम्र लिखने की कला को नहीं जानते थे, और ना ही वो लोग नगरों में रहते थे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, यानी जो चित्र मिले हैं, चित्रित मृद भांडों के अवशेष, यानी चित्रण से जो प्राप्त हुए मृद भांडों के अवशेष ताम्र पाषाणी काल में ही मिलते हैं। ताम्र पाषाणी काल में ही मिलते हैं। यानी जो भी चीज़ें हैं वो ताम्र पाषाणी काल से ही मिलते हैं। यानी कब से मिलते हैं, चित्रित मृद भांडों के अवशेष ताम्र पाषाणी काल से ही मिलते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भारतीय महाद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, इस समय जो शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों को दफना दिया जाता था। यानी इस समय शवों के संस्कार में घर के भीतर ही
शवों को दफना दिया जाता था। कहाँ दफना दिया जाता था? जहाँ पे घर के अंदर ही शवों को दफना दिया जाता था। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट आपका आप देखेंगे नव पाषाण युग के स्थल देखेंगे। हम क्या देखेंगे? नव पाषाण युग के स्थल। तो इनको हम नव पाषाण युग के स्थल पांच पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, जिससे आप आसानी से एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत यानी पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका कश्मीर। तीसरा पॉइंट हो गया उत्तरी भारत। चौथा पॉइंट हो गया आपका पूर्वी भारत। पांचवा पॉइंट आपका हो गया प्रायद्वीपीय भारत, यानी पांचवा पॉइंट जो हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। ये आपके पांचवा पॉइंट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत कितने पार्ट? दो पार्टों में डिवाइड था। उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत दो पार्टों में डिवाइड है। पहला है बलूचिस्तान, फिर दूसरा है ऊपरी सिंधु प्रणाली, यानी ऊपरी सिंधु प्रणाली। उसके बाद हम अब देखेंगे बलूचिस्तान में कौन कौन सी जगह थी। बलूचिस्तान में हम देखेंगे, यानी इसमें 3 जगह थी। बलूचिस्तान में सबसे पहला था मेहरगढ़, दूसरा था किली गुल मोहम्मद, यानी किली गुल मोहम्मद, और तीसरा था राणा घुंडई। और इसी तरह से जो ऊपरी सिंधु, अब हम ऊपरी सिंधु प्रणाली देखेंगे। ये भी था, 2 पार्ट में डिवाइड था, यानी 2 जगह थी, यानी जलीलपुर, फिर था सराय खोला। उसके बाद हम देखेंगे कश्मीर, यानी हमने पहले सबसे देखा उत्तर पश्चिम भारत देखा, फिर कश्मीर बताया, नहीं हमने नवपाषाण युग के जो स्थल थे, उत्तर पश्चिम भारत था, कश्मीर है, उत्तरी भारत है, पूर्वी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, उत्तर पश्चिम भारत है। उत्तर पश्चिम भारत में हमने पहले देखा बलूचिस्तान, उसके बाद देखा ऊपरी सिंधु प्रणाली देखा, फिर बलूचिस्तान में देखा मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राणा घुंडई था। ऊपरी सिंधु प्रणाली भी देखा हमने जलीलपुर और सराय-खोला। इसके बाद हम देखेंगे कश्मीर। दूसरा है कश्मीर में यानी जो है वो झेलम घाटी। अब झेलम घाटी में 2 जगह थी, यानी कौन कौन सी थी? बुर्ज होम था और दूसरा गुफकाराल, यानी ये थे। अब हम पहुंचेंगे, यानी हमने पहले उत्तर पश्चिम भारत देखा, फिर अब कश्मीर, अब उत्तरी भारत हम पहुंचते हैं, यानी उत्तरी भारत हम जानेंगे। उत्तरी भारत में भी 2 जगह थी। सबसे पहला था उत्तर प्रदेश और दूसरा है बिहार। दूसरा क्या है? बिहार। तो उत्तर प्रदेश भी 2 पार्ट्स में, यानी 2 जगह थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 जगह हैं। पहला कौन कौन है देख लेते हैं, कोलडिहावा और दूसरा है महागढ़। ये 2 जगह थी। अब हम देखेंगे बिहार में बिहार भी दो जगहों पे ये नवपाषाण युग के जो है आपके अवशेष मिले हैं। एक था चिरांद और था सेनुआर, ये थे। अब ये तो हमारा हो गया जो है बिहार। उसके बाद हम देख लेंगे पूर्वी भारत, यानी हम पूर्वी भारत देखेंगे।
पूर्वी भारत भी दो पार्ट, दो जगहों पे यानी है, यानी पश्चिम बंगाल और दूसरा है असम। तो पश्चिम बंगाल में एक ही जगह है जहाँ पे ये चीज़ पाई गई है, वो पांडु राज रदबी। और जो असम है वो उसमें दो जगहों पे चीज़ें पाई गई हैं, सुरुतरु सुरुतरु और मारकटोला। इसके बाद जो आखिरी बचता है वो है हमारा प्राय द्वीपीय भारत। इसमें इसमें ये प्रायद्वीपीय भारत है, यानी हम जो है देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत तीन जो है हमारा हम देख लेंगे प्रायद्वीपीय भारत। ये इसमें भी तीन जगह हैं, तीन जगहों पे हम देखेंगे कौन कौन सी जगह हैं, इनको अच्छे से समझेंगे। पहला है कर्नाटक। कर्नाटक पहला है कर्नाटक। अब कर्नाटक में कौन कौन सी जगह हैं ये हम देखेंगे। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकाल, उपगाल और ये मास्की हो गया। उसके बाद जो है अगला है वो है पासवावाय। उसके बाद है सगना, फिर है काल्लू, फिर है टेक्काको, फिर है लकोटा। ये जगह थी जहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई गई। उसके बाद दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो जगह है वो है नागार्जुन कोंडा। दूसरा है पिक्की हॉल और उन्नूर। ठीक है, और तीसरा है तमिलनाडु। तीसरा क्या है? तमिलनाडु। अब ये है पयामपाली, यानी ये जगह थी। अब इसको हम जो है किसके माध्यम से देखेंगे? हम देखेंगे इसको जो है डायग्राम के माध्यम से, यानी हमने मैप के माध्यम से देखेंगे कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो वालीगई बुर्ज हम देखो ऊपर है, श्रीनगर, गुफरावल, सरायखोला, इस्लामाबाद, किले गुल मोहम्मद, कोटा, मेहरगढ़, हस्तिनापुर, कांच की चूड़ियाँ, बालस्तान, कोहिड़वा, मेहगरवा, चिराग, पटना और ये दुरूद, कोलकाता, कुंचाई, नागपुर, नेवासा, सूती वस्त्रालय, फिर उन्नू, नागार्जुनकोंडा, होडकल, टेक्साल, मास्की, पिकीहल, संघानी, हेल्लूर, सुंगेलकुंतु, बर्मगिरी, पालादोई जो है इसके बाद है और खरहीपुर है, हेम्बर्ग है, परामपल्ली है, चेन्नई है। तो ये नागार्जुन दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ। फिर ये बंगाल खाड़ी, उसके बाद है यहाँ सारुतारू, गुवाहाटी, मगडोला, दावोजली, हांडिंग ये हैं, और इधर ही अरब सागर है। उसके बाद सोने के साक्ष्य, सोने का सबसे पुराना अवशेष जो प्राप्त हुआ वो 800 ईस्वी के आसपास कर्नाटक के कोलार खानों में मिला। यह एक नवपाषाण युगीन स्थल है जो गंग वंश की प्राचीनतम राजधानी थी। फिर उसके बाद जो है अभी नवीनतम खोज भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुर देव 800 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसकी खोज गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा की गई। तो ये आपने जो है कुछ चीज़ें जानी। उसके बाद हम देखेंगे जो कोहिड़वा है, यानी इसको कोहिड़वा का थोड़ा सा हम इसको चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेंगे। कोहिड़वा क्या है? यानी नवपाषाण काल, नवपाषाण काल प्लस ताम्रपाषाण काल और प्लस लौह युग के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से जान लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हम सारी चीज़ों को क्लियर समझ पाएंगे।
हम देखेंगे चिरांद, यानी चिरांद जो है वो हम थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं और आसानी से समझ लेते हैं। यानी ये चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को हम क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएं, वरना डिस्टर्बेंस आएगा और कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। चिरांद जो बिहार नव पाषाणकालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से प्रचुर मात्रा, यानी बहुत, चिरांद में बहुत मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप के जो यानी उपकरण यानी पाए गए हैं। जो अगला इसका पॉइंट है, जो यानी मुख्य रूप से वो हिरण के सींगों का है, यानी हिरण के सींगों का है। जो भी चिरांद में जो भी अवशेष प्राप्त किए गए हड्डियों के उपकरण ज़्यादा मिले हैं, जो कि हिरण की सींगों से बनाए गए हैं। इससे एक बात क्लियर पता चलती है कि उस वक्त के लोग शिकार भी करते थे, और यानी ये उपकरण ताम्र पाषाणिक अवस्था के प्रतीक हैं। अब हम इसका अगला हम देखेंगे इलाहाबाद में स्थित कोहल डिहवा एकमात्र ऐसा नव पाषाणिक प्रस्तर, जहां से कोहल डिहवा ऐसा स्थान है जहां से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल या धान का जो क्या मिला है, चावल या धान का यानी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो अब इसके बाद हम अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, नव पाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। यानी नव पाषाण युग के निवासी जो थे वो सबसे पुराने कृषक समुदाय के लोग थे। कृषक समुदाय के लोग थे, और ये स्थायी घर बनाकर रहते थे। अब इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे, वो क्या है, कुंभकारी यानी कुंभकारी इसी काल में प्रचलित थी। यानी इसी काल में कुंभकारी इसी काल में दृष्टिकोण होती, यानी इसी काल में देखी गई है, इसी काल में देखी है। यानी ये चीज़ हो गई। उसके बाद पहिए व कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल की ही देन है। यानी जो पहिया और जो आपका जो है ये पहिया और जो है कृषि, यानी पहिए और कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल की ही देन है। अब एक हम आपको बॉक्स बना रहे हैं, उस बॉक्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे, इसको अभी आप अच्छे से चेक कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर पता चल जाएं। तो इसमें है नील, थोड़ा सा हम बता देते हैं मिस्र सभ्यता के बारे में। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनके शवों के साथ प्रयोग में आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। ये मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, जिससे कि जो है आप कंफ्यूज ना हो और सारी चीज़ों को समझ सकें, यानी कि कंफ्यूज ना हो। तो देखिए पहला पॉइंट इसका हम देखेंगे, यानी मिस्र की थोड़ी सी हम लोग सभ्यता चलते जो है देख लेंगे, जिससे आसानी से कुछ चीज़ें समझ आए। नील नदी
को मिस्र का, नील नदी को किसको कहा जाता था? मिस्र का वरदान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वरदान कहा जाता था। कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मिस्र को कहा जाता था। और पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे थे। यानी पिरामिड जो थे, पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे थे। जो पिरामिड बने हुए हैं वो मिस्र के राजाओं के क्या थे? मकबरे थे, यानी जहाँ पे उनको दफनाया गया है। इनके शवों के साथ, यानी इनके, अगला पॉइंट देखेंगे, इनके शवों के साथ प्रयोग में आने वाली जितनी चीजें होती थी, यानी प्रयोग में आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं, जो जरूरत की जितनी भी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। यानी कहाँ, जो जब इनको दफनाया जाता था तो क्या किया जाता था? जितनी बहुमूल्य वस्तुएं होती थी उनको इनके साथ रखा जाता था। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट इसका देख लेंगे। इन पिरामिडों की दीवारों पर, इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र भी दिखाए जाते थे। सुंदर चित्र अंकित होते थे या अंकित करते थे, यानी उस पर जो है गुदवाते थे या बनवाते थे। इस तरह का सारी चीज़ें होती थीं। अब हम देखेंगे जो नवपाषाण काल के जो कुछ स्थल थे उनको हम लोग देखेंगे। नवपाषाण काल, सबसे पहले आता है नवपाषाण कालीन साक्ष्य जो मिले वो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ? मेहरगढ़ में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। नवपाषाण काल में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की व जो है गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण मिले हैं। फिर उसके बाद आता है बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है। श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढाघर का प्रमाण 1935 में टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? टेरा व पीटरसन के द्वारा खोजा गया था। तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट जानते जाइए। खोजा गया था। खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी मिले, अपने मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे। फिर आता है गुफकाराल कुम्हार की गुफा, जिसको हम कहते हैं, वो कश्मीर या श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी के औजार व घूसर मृद भांडों का प्रमाण मिला है। सिलबट्टा मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण भी हड्डी से ही निर्मित सुई भी प्राप्त हुई, यानी हड्डियों से बनी हुई जो सुई थी वो भी हमें प्राप्त हुई। फिर आता है कोहिड़ी हवा, उत्तर प्रदेश, बोलन नदी पे इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित। यहाँ उत्खनन के 600 ईसा पूर्व के धान की खेती का प्रमाण मिला, जो धान की खेती के भारत में नहीं विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य भी माना गया है। मगहरा उत्तर प्रदेश, यानी ये जो है आपका जो है गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र का उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण है। धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सारी चीज़ें मिली हैं। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है चौपड़ी मोड़ा। क्या आता है? चौपानी मोड़ा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निकट मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांडों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है चिरांद। चिरांद जो है बिहार सारण जिले में स्थित नवपाषाणकालीन एकमात्र स्थल है जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। यानी किससे निर्मित हैं? हिरणों के सींगों से, यानी जो हिरण के सींग थे जो है उनसे जो है मिले हैं। तो इससे एक बात क्लियर पता चलती है कि उस नवपाषाण काल के टाइम में लोग जो है शिकार करते थे और शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे और उनसे जो है औजार बनाते थे। उसके बाद दावोजली असम, कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। सारूतारू असम, गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व अंकित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। फिर आता है संगनकल्लू कर्नाटक, मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित, यानी कहाँ पे? मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए। ये टीले मवेशी बाड़ों के स्थल हैं, यानी मवेशी बाड़े जो थे उनके जो है क्या हैं? ये स्थल हैं। उसके बाद
पिकली हल यानी कर्नाटक नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और ये गाय बैल बकरी भेड़ को पालते थे। यहाँ से राख का ढेर व निवास स्थान दोनों मिले हैं। तो यानी इससे एक चीज बात क्लियर पता चलती है कि जो भैंस है वो अभी हाँ जल्द ही से जो है इसके पशुपालन में लाया गया है, यानी उससे पहले जो है सिर्फ गाय बैल बकरी और भेड़ का पालन किया करते थे। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तैयारी करने के लिए यानी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे क्या है आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इससे मिलेंगी। अभी यानी अभी हिस्ट्री चल रही, हिस्ट्री के बाद जो है आपका जो है जियोग्राफी आएगी, फिर उसके बाद जो है आपका कह सकते हैं इकोनॉमिक्स होगी, फिर उसके बाद जो है आपका कह सकते हैं कि जो है जितनी भी चीज़ें कंपटीशन से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। थैंक यू।